प्यारे साथियों, सहपाठियों, मेरा क्लासेस पे आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर गौरव सोनी आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए हम सिंघम बेंच पॉलिटिकल साइंस विषय के लिए लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें हम आपके संपूर्ण राजनीति का जो पाठ्यक्रम है इसकी पूरी पूरी तैयारी कराएंगे। इसमें आपकी जो पहली यूनिट है सिलेबस में, जिसका नाम है इंडियन और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। तो हम सबसे पहले जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं उनकी शुरुआत कर रहे हैं। तो शुरुआत में आपका जो सबसे प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण जो विचारक है उनसे शुरू करेंगे हम, जिनका नाम है प्लेटो। जैसा कि आप जानते हैं, इन्हें प्लेटो को वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है उसका पिता कहा जाता है। इसको समझेंगे, साथ साथ सबसे पहले इस कोर्स को शुरू करने से पहले आज हमारी पहली क्लास है, तो इस पहली क्लास में मैं आपको कुछ तैयारी करने के जो ढंग या तरीके होने चाहिए ये बताना चाहता हूँ। तो किसी भी टॉपिक में पहले तो आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम की जब आप तैयारी करते हो तो आपको सबसे पहले कुछ रणनीति को लेकर चलना चाहिए, ताकि आप उस एग्जाम में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करो, है ना। जैसे क्या आपकी किसी एग्जाम के लिए रणनीति होनी चाहिए, साथ ही पढ़ने की जो पद्धति होती है, जो तरीका होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पढ़ने का सही तरीका नहीं पता होता, किसी एग्जाम की उनके द्वारा सही रणनीति नहीं बनाई जाती, जिनसे कहीं ना कहीं वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाते उस तरीके से जैसे उन्हें प्राप्त करना चाहिए। तो देखिए, राजनीति विज्ञान के लिए आपने इस जब कोर्स को लिया है तो कहीं ना कहीं आप एक गंभीर परीक्षार्थी है। इसी उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं और आप इस विषय को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं। तो सभी विषय की ना एक भाषा होती है, एक रूप होता है, एक स्वरूप होता है, उसको समझना बहुत जरूरी होता है। और दूसरी चीज, उसको समझने से पहले आपको पढ़ने का सही तरीका पता होना चाहिए। तो देखो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम और इसी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो एग्जाम है इसके लिए भी आपका जो तरीका है वो क्या होना चाहिए, आपको सर्वप्रथम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इनका अध्ययन करना है। सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले आपको बहुत सारे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके सामने उपलब्ध है आप उनका अध्ययन करिए। इससे क्या होगा, आपको तैयारी करने के लिए एक रास्ता मिलेगा। ये सबसे बड़ा राज है उसके लिए। दूसरा है, जब आप ये कर ले इसके बाद में आप दूसरा काम क्या करेंगे, आप सिलेबस को बहुत बार पढ़ेंगे, इवन एक बार लिख कर नोट्स बना लीजिए और याद कर लीजिए। इससे आपको ये पता हो जाएगा कि क्या पढ़ना है। पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ चुके हैं, तो जिससे आपके दिमाग जो है, आपके माइंड में एक रास्ता क्लियर हो गया कि भैया इन इन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये फला फला टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर जब आप सिलेबस पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि मुझे क्या पढ़ना है। जैसे आप रेल की यात्रा कर रहे हैं तो आपको जब ये पता है कि रेल कहाँ जाती है, उसके बाद में आपने ये निर्धारण कर लिया कि आपका लक्ष्य क्या है, किन किन स्टेशनों तक आपको पहुंचना है। सिलेबस पढ़ने के बाद आपको ये पता हो जाएगा कि मुझे किस स्टेशन से बैठना है और किस स्टेशन पे उतरना है, किस स्टेशन पे नहीं उतरना है। समझ रहे हैं आप। इसके बाद में दूसरा कदम सिलेबस का हो गया, जिसे बहुत अच्छे से आप पढ़िए, याद करिए, यहाँ तक कि आपका जो टेबल है इस पे हमेशा सिलेबस होना चाहिए। तीसरी चीज जो है वो आपको करनी है, वो है नोट्स। आप अपने खुद के नोट्स बनाएंगे, ये सबसे बड़ा राज है। पहले तो हो सके तो थोड़ी डीप में नोट्स बनाएंगे, बहुत जगह से सोर्सेस से मत पढ़िए, खुद के नोट्स बनाएंगे। या बहुत जगह सोर्सेस से जो भी आपको मिल रहा है उसको समेट के अपने नोट्स बनाएंगे। या कोचिंग भी यदि आप ले रहे हैं तो खुद के नोट्स बनाइए और इनको बार बार पढ़िए। इसके बाद में जो चौथा सबसे बड़ा फॉर्मूला है वो रिवीजन का। आप बहुत सारे सोर्स के चक्कर में ना पड़े, कुछ लिमिटेड सोर्स को लीजिए। अब आपको सिलेबस का ज्ञान है, सिलेबस के हिसाब से आप क्या करिए, कुछ लिमिटेड सोर्स को लीजिए और उनको बार बार पढ़िए। बहुत सारी किताबें पढ़ने से अच्छा है आप एक किताब को 10 बार पढ़े, ना कि 10 अलग अलग किताबों को पढ़े। आप बहुत बार रिवीजन करिए, एक बार कंप्लीट बड़े नोट्स बनाइए और परीक्षा के पहले शॉर्ट नोट्स बनाइए, जिनको सिनॉप्सिस भी कहा जाता है। आसान भाषा में इसमें क्या होता है, आप पेपर के पहले पूरा का पूरा सिलेबस तो पढ़ नहीं सकते हो। तो आपको क्या करना है, रिवीजन किंदा करना है पहले नोट्स का। और जब आपकी परीक्षा पास में आ जाए उसके पहले आप क्या करिए, आप शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं ये पढ़िए। देखिए, ये रणनीति के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप इसी रास्ते पे चलते हैं तो आपकी जो परीक्षा में आपका जो भटकाव है वो बहुत कम हो जाएगा। अब अगला
शॉर्ट रूप में, छोटे रूप में मैं आपको पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, लोगों को यही नहीं पता है। थोड़ा सा ये बता देता हूँ, फिर हम कोर्स की ओर आगे बढ़ेंगे। तो बहुत तेजी से हम कोर्स को पूरा करते जाएंगे समझते हुए, है ना। देखिए, पढ़ने की एक सबसे पहले पद्धति होती है अंतर अनुशासनात्मक पद्धति, जिसको बोला जाता है इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। कोई भी जो विषय होता है ना, देखिए सब विषय की अपनी भाषा होती है, कॉन्सेप्ट होते हैं, और हर एक विषय सभी विषय से जुड़ा हुआ होता है। तो जब भी हमें पढ़ाई करनी है ना, तो हमें क्या है, सभी विषय के एस्पेक्ट से इस विषय को पढ़ते समझना है। जैसे अगर आप मान लीजिए राजनीति विज्ञान ही पढ़ रहे हैं, तो जब राजनीति चल रही थी तो उस समय उस क्षेत्र का भूगोल भी है जो राजनीति में महत्वपूर्ण रोजगार महत्वपूर्ण योगदान दे रहा था। उसी समय उस समय की सामाजिक स्थिति भी है जो राजनीति को प्रभावित कर रही थी, है ना। इसके साथ साथ वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है, जो ऐतिहासिक स्थिति है, तो बहुत सारी चीजें किसी भी घटना पर प्रभाव डालती है ना। तो आपको ना एक विषय के साथ साथ ऐसा शिक्षक आपके लिए होना चाहिए जो आपको सभी विषयों का और सभी एस्पेक्ट से चीजों का ज्ञान दे। तो पहली पढ़ने की सबसे अच्छी विधि होती है अनुशासनात्मक पद्धति, जिसमें आप सारे विषय को एक अनुशासन के तहत, ऐसा नहीं कि आप राजनीति पढ़ रहे हो तो आप इतिहास अगर ले रहे हो तो इतिहास ही पढ़ते जाए, नहीं। जितना राजनीति के लिए आपके लिए इतिहास को जानना जरूरी है, तो उतना ज्ञान आपको दिया जाए। इसलिए इस पद्धति से पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरी पढ़ने की सबसे जरूरी पद्धति होती है, उसको बोलते हैं कार्य कारण पद्धति। ये सबसे महत्वपूर्ण पद्धति होती है। मतलब देखिए क्या होता है, जब कोई भी घटना घटती है, तो घटना घटने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। पहला, जब अंतर अनुशासनात्मक जो पद्धति है, इससे आप पढ़ते हैं तो आपको सारी चीजों का ज्ञान हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आपको चीजें याद नहीं रखनी पड़ती, मतलब रटना नहीं पड़ता। आपका दिमाग खुद खुद अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर करता है ना। और दूसरा, कार्य कारण पद्धति, मतलब कोई चीज ऐसी है तो क्यों है। जब इसके पीछे के आप कारण को जान लेते हो, तो याद रखिए आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा और पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए प्लेटो को हम पढ़ेंगे, तो जब आप देखोगे कि प्लेटो ऐसे क्यों है, प्लेटो के दर्शन में वो महिलाओं के और संपत्ति के साम्यवाद की बात करते हैं। वो इतने नैतिक और इस तरीके के विचार क्यों देते हैं। जब आप कार्य कारण संबंध से पढ़ोगे तो आप देखोगे, जब प्लेटो का जन्म हुआ था उस समय एथेंस में लोकतंत्र था, है ना। दूसरी चीज थी, उनके जो गुरु थे सुकरात, उनको जहर पिला दिया गया था। और सुकरात जो थे बहुत बड़े दार्शनिक थे। उस समय छोटे छोटे नगर राज्य और उस समय का जो परिवेश था, उनके विचारों के अलावा प्लेटो के कोई विचार अलग नहीं थे। अगर प्लेटो आज होते तो प्लेटो के विचार बहुत अलग होते हैं। किसी दार्शनिक ने जो मतलब जो थिंकर होते हैं, जो राइटर, इनके ऊपर अपने कमेंट देते हैं, पॉलिटिकल थिंकर, किसी राइटर ने ये कहा है कि अगर प्लेटो आज जिंदा होते तो लालों में सबसे अधिक लाल होते, मतलब उनसे बड़ा कोई साम्यवादी ही नहीं होता। समझ रहे हो आप। तो प्लेटो ऐसे है, इसके पीछे कारण है। उस समय के जो कार्य हो रहे थे, उस समय की जो परिस्थिति थी, समझ रहे हो। तो जब हम इन कार्यों को समझेंगे तो कारण अपने आप समझ में आ जाएगा। इसको कहते हैं कार्य कारण संबंध। तो दूसरी ये पद्धति सबसे जरूरी है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तीसरी जो पद्धति है पढ़ने की है, वो द्वंदात्मक पद्धति को कहा जाता है। द्वंद्वात्मक पद्धति मतलब वाद विवाद आधारित पद्धति। इसमें क्या होता है, जैसे किसी ने एक विचार कहा, तो अगला विचार उसको काट देता है। वाद प्रतिवाद, है ना। एक आपस में बातचीत होती है, इसको कहते हैं वाद प्रतिवाद और संवाद वाली पद्धति। जैसे कार्ल मार्क्स और प्लेटो जो है इसी पद्धति से अपना अध्ययन करते हैं और अपनी बातों को करते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैंने एक बात कही, तो विरोध, इस बात का विरोध होगा, और जब इस बात का विरोध होगा तो इन दोनों से एक साम्यवाद, एक बीच का रास्ता निकलेगा, जिसको कहते हैं संवाद। तो आपको हमेशा इस पद्धति से समझना है। जैसे इस पद्धति को ऐसे समझिए, आपने देखा कि जब हमारा वैदिक पीरियड शुरू होता है, पूर्व वैदिक काल, है ना, जब मान लीजिए कि जो हिंदू धर्म है उसका उदय होता है पूर्व वैदिक काल में, तो उस समय धर्म में बहुत अच्छाई है। महिलाओं को बहुत ऊंचा स्थान था, समानता थी, किसी में कोई भेदभाव नहीं था, कोई कर्म कांड नहीं होता था, प्रकृति पूजा होती थी। पर धीरे धीरे जब समय बीता, तो मान लीजिए एक वाद का समय था तो प्रतिवाद हुआ। इसमें क्या हुआ, बहुत सारी कमियां आ गई, है ना। कमियां आ गई तो फिर कर्म कांड और अंधविश्वास बहुत बढ़ गया, तो इसका विरोध होने लगा। जब विरोध होने लगा तो जैसे जैन धर्म आया, है ना। और बहुत सारे दर्शन आए, जैसे सांख्य दर्शन है, कणाद जी का जो पाणिनि का दर्शन है, इनको कहते हैं सांख्य दर्शन हो, या
पतंजलि का दर्शन हो, ऐसे बहुत सारे जो विरोध करने लगे हिंदू धर्म का ही खुद या इनमें सुधार की बात करने लगे, तो ये दो चीजें सामने आई। तो फिर क्या हुआ, एक बीच का रास्ता निकला। देखो, एक संवाद हुआ जिसमें आता है बुद्ध धर्म, है ना। तो कहते हैं नहीं, पूजा पाठ नहीं करो आप, नाम, या फिर मध्यकाल में कीर्तन वाली पद्धति, नाम जप कर लो तो भी भगवान मिल जाएंगे। तो ये तो इनकी बुराई को संवाद दूर करने की कोशिश करता, तो आप समझेंगे कि कोई चीज हुई, मतलब आप एक पक्ष को समझेंगे, उसका अपोजिट पक्ष को भी समझेंगे, और एक बीच का रास्ता चलते चलेंगे। तो इस पद्धति को आप पढ़ाई में कैसे अपनाओगे, आप समझने की कोशिश करोगे। आप किसी विचार के समर्थन में भी किसी व्यक्ति को पढ़ोगे और उसके विरोध में भी पढ़ोगे, फिर आप इनको मिला के अपने विचार बनाओगे, है ना। इसको बोला जाता है द्वंदात्मक पद्धति, है ना। और तीसरी जो पद्धति है, आप आपको चौथी पद्धति पढ़ना चाहिए, इसको बोलते हैं ऐतिहासिक पद्धति। ऐतिहासिक पद्धति में क्या होता है, आपको कालक्रम के अनुसार पढ़ते चलना है कि कैसे कैसे समय के हिसाब से परिस्थिति और चीजों में परिवर्तन। जब आप सीक्वेंस एक पढ़ते चले जाएंगे तो घटनाएं आपको, एक घटना का प्रभाव दूसरी घटना पे पड़ता है, कार्य कारण संबंध। तो ये सीक्वेंस अपने आप में क्लियर होते चलेंगे। तो ये तरीका है किसी भी एग्जाम क्लियर करने का। और इस पढ़ाई में भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पढ़ना कैसे, है ना। ये होने के बाद हम शुरू करते हैं प्लेटो। आपकी पहली यूनिट है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस विषय के लिए। तो हम आज से शुरू कर रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर यूनिट 1। और इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है प्लेटो। हम देखेंगे प्लेटो, प्लेटो के क्या विचार रहे हैं या क्या इन्होंने विचार दिए हैं, इन सब का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्लेटो। तो सबसे पहले प्लेटो आप पढ़ेंगे, और एक चीज और करिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा इस रूप में कि आप साथ साथ पढ़ते चले और खुद के नोट्स भी बनाते चलेंगे। ध्यान दीजिए, आपको सारा मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा नोट्स के रूप में, लिखित रूप में, जो भी जरूरी है पढ़ने के लिए। साथ ही जो क्लास हम पढ़ेंगे पीडीएफ रूप में मैं आपको समझाऊंगा, इसके भी आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स दे दिए जाएंगे। हाँ, ध्यान से समझते चलिए, अपने भी नोट्स बनाते चलिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिएगा, है ना। ये लेक्चर बहुत उपयोगी होने वाले हैं आपके लिए, बहुत डीप में और अनुशासन के रूप में, मतलब सिलेबस के रूप में, और परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जितनी चीजें आपके लिए जरूरी है उतनी ही चीजों का हम व्यवस्थित अध्ययन करेंगे। मैं कुछ भी कहानी किस्से या चीजें आपको बताऊंगा तो समझाने के लिए, ये आपके विषय का ही रूप है। हम भटकाव से बहुत बच के चलेंगे और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए चीजें पढ़ेंगे, है ना। शुरू करते हैं प्लेटो। तो जैसा मैंने आपको बताया, प्लेटो जो है, इनको प्रथम राजनीतिक दार्शनिक या वेस्टर्न पॉलिटिकल जो थिंकर्स है, या जो थिंकिंग है या जो थॉट है, इसका पिता कहा जाता है। तो भैया क्यों प्लेटो को पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का पिता कहा जाता है, जा रहा है या जाता है, तो देखिए क्या इसके पीछे एक थॉट है। इनको पिता इसलिए कहा जाता है कि प्लेटो ऐसे विचारक हुए जिन्होंने सबसे पहले राजनीति का व्यवस्थित अध्ययन किया, इसलिए इनको वेस्टर्न पॉलिटिकल जो थॉट है या जो विचार है, इसका पिता कहा जा रहा है। तो सवाल ये उठता है, क्या प्लेटो के पहले राजनीति नहीं थी, क्या कोई ऐसे किसी ने विचार नहीं दिया? नहीं, प्लेटो ही ऐसे व्यक्ति थे, इसके इनके पहले भी राजनीति और राज्य और सब चीजें होती थी। इन्होंने सर्वप्रथम जो यूनानी विचार या शासन पद्धति उस समय वहां चल रहे थे, उनका व्यवस्थित अध्ययन किया, उन पे अपनी किताबें लिखी, इसीलिए, और कुछ नए विचार उसमें दिए। इसीलिए जो प्लेटो है, इनको पाश्चात्य राजनीतिक जो चिंतन है इसका पिता कहा जाता है ना। अब हम प्लेटो का सबसे पहले जीवन परिचय देखेंगे, है ना। तो जैसा मैंने आपको बताया, इनको पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का पिता कहा जा रहा है। इनका जो जन्म है लगभग 428 बीसी में एथेंस में हुआ था, यूनान में, है ना। और एक मैक्सी हमारे थिंकर हुए हैं, है ना। इन्होंने कमेंट किया है प्लेटो को लेकर कि पश्चिमी चिंतन या तो प्लेटोवादी रहा है या प्लेटो विरोधी रहा है। शायद ही प्लेटो के बिना जो पश्चिमी राजनीतिक चिंतन है वो हुआ है। मतलब प्लेटो इतने महत्वपूर्ण आपके दार्शनिक है कि इसके बाद का जो भी राजनीतिक चिंतन हुआ है वेस्टर्न में या यूरोप में, या तो प्लेटो के विचारों के समान हुआ है या उसके समर्थन में हुआ है या विरोध के। तो आप समझ सकते हैं कि प्लेटो आपके राजनीतिक जो विचारक है वेस्टर्न, उनके लिए कितने जरूरी है ना। इसलिए प्लेटो को बहुत ध्यान से समझिएगा। इनको पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का पिता कहा जा रहा है ना। और
इनका जीवन परिचय हम देख रहे हैं तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था, मैंने आपको बताया 428 ईसा पूर्व में यूनान में इनका जन्म हुआ था। यूनान का एक छोटा सा नगर राज्य था जिसका नाम था एथेंस। उस समय क्या था, जहाँ इनका जन्म हुआ था यूनान में, यहाँ लोकतांत्रिक सरकार थी, मतलब यहाँ लोकतंत्र आ चुका था। इसी वजह से एकदम स्वतंत्र रूप में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म एक अभिजात परिवार में हुआ था। अभिजात मतलब अच्छे खासे परिवार में हुआ था। तो इनको किसी तरह की आर्थिक चीजों की कभी कोई परेशानी नहीं हुई। बहुत सामान्य तरीके से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। इनके जो गुरु थे उनका नाम था सुकरात, है ना। प्रथम गुरु इनके सुकरात थे। ये जो समय काल था, इस समय यूरोप में छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, और केवल एथेंस, स्पार्टा जैसे जो यूनान में नगर थे, वो नगर स्वतंत्र थे और वहां लोकतांत्रिक सरकारें थी। देखो इसी समय ना भारत में जो समय चल रहा था, वो समय था मगध राजवंश का उदय हो चुका था। जैसे आप जानते हैं, यहाँ गुप्त वंश का शासन था और लगभग मौर्य साम्राज्य का उदय होने वाला था। गौतम बुद्ध के समय की बात थी। तो पूरी दुनिया में इस तरह की स्थिति थी, शुरुआत कहीं ना कहीं हो रही थी राजनीति की। तो इसी तरीके से यूनान में प्लेटो व्यक्ति हुए जो इसकी शुरुआत कर रहे हैं, है ना। इनको क्यों कहा जा रहा है राजनीतिक विचारों का पिता, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जो यूनानी विचार थे उनका क्रमबद्ध अध्ययन किया, है ना। और प्लेटो खुद अपने शब्द में कहते हैं कि मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरा जो जन्म है गैर असंस्कृत जो यूनान है उसकी जगह यूनान में या एथेंस में मेरा जन्म हुआ। मैं दास के बजाय एक नागरिक के रूप में मेरा जन्म हुआ। स्त्री के बजाय पुरुष के रूप में मैं जन्मा हूँ, और सबसे अधिक सुकरात के युग में मैं पैदा हुआ हूँ। इसलिए मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, है ना। एक लोकतांत्रिक एथेंस नामक नगर में प्लेटो का जन्म हुआ था, है ना। जब क्या हुआ था, जब प्लेटो का जन्म हुआ था, इस समय स्पार्टा यूनान का एक नगर था, नगर राज्य, है ना। और दूसरा जो नगर राज्य था उसका नाम था एथेंस, जहाँ प्लेटो का जन्म हुआ था। इन दोनों में क्या आपस में युद्ध चल रहा था, जिसको कहा जाता है पेलोपोनेशियन युद्ध। ये बहुत बड़ा युद्ध था जो लगातार 28 वर्ष तक चलते रहा, है ना। तो ये जब युद्ध 28 वर्ष तक चला, तो इसमें क्या हुआ कि जो एथेंस था इसका पतन हो गया। कहीं ना कहीं एथेंस की हार हुई। तो एथेंस के हार होने से यहाँ का जो लोकतंत्र था एक तरीके से उसका खात्मा हो गया, और इनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। तो अब क्या हुआ, जब कोई राज्य पराजित हो जाता है और आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो जाता है, तो प्लेटो ने अपने उस समय के दरमियान दो तरह की सरकारों को देखा। एक, प्लेटो ने जो पहली सरकार देखी वो था 30 लोगों का शासन, है ना। मतलब एक 30 लोगों की सरकार बनी, और दूसरी सरकार बनी लोकतांत्रिक सरकार। तो 30 लोगों की जो सरकार बनी, इस सरकार में क्या हुआ, इन्होंने भी जो प्लेटो के गुरु थे सुकरात, सुकरात को बहुत प्रताड़ित किया। किस मामले में कि आप जो बातें करते हो उससे युवा बहुत भ्रमित हो रहे हो, देश या धर्म के जो रीति रिवाज है इनको मानने को तैयार नहीं, आप जो हमारी धार्मिक मान्यता चल रही उससे अलग बातें बताते, बहुत परेशान किया। तो प्लेटो उस समय सुकरात के शिष्य थे, तो कहीं ना कहीं ये भी इस सरकार से खुश नहीं थे। दूसरी सरकार, जब लोकतांत्रिक सरकार वापस से बनी, तो इन लोगों ने तो अति ही कर दी भैया। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सुकरात को जहर का प्याला पिला दिया। तो इससे प्लेटो क्या खुश हो सकते हैं क्या? कभी प्लेटो इस बात से खुश नहीं होंगे। तो इस तरीके से प्लेटो यहाँ बड़े दुखी रहे। मतलब दो तरह की सरकारों ने बहुत इनको दुख दिया, पराजित किया, तो कहीं ना कहीं इन चीजों से बहुत हताश या परेशान ये हुए, है ना। तो पहले प्लेटो अपने युवा काल में राजनीति में शामिल होना चाहते थे, पर जब सुकरात को जहर का प्याला दे दिया गया, इनको प्रताड़ित किया जाने लगा, तो ये बहुत दुखी हुए। और इन्होंने यूनान एथेंस को छोड़कर लगभग 11 वर्ष तक, है ना, लगभग इन्होंने 11 वर्ष तक पूरे यूरोप की यात्रा की। यूरोप में जैसे मिस्र हो, है ना, मिस्र या इटली आदि जैसे शहरों की इन्होंने यात्रा की, और ये लगभग 11 वर्ष तक घूमते रहे यूरोप में। इसके बाद क्या हुआ, ये लगभग 388 ईसा पूर्व में, है ना, 388 ईसा पूर्व में ये वापस एथेंस आए, और इन्होंने एक एकेडमी की स्थापना की। आपने सुना होगा, पहला एक एकेडमी की स्थापना की, जिसे यूरोप का पहला विश्वविद्यालय कहा जाता है। विश्वविद्यालय यानी कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी, जो इन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, है ना, प्रथम यूरोप का इसे विश्वविद्यालय कहा जाता है। इसका नाम है एकेडमी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो प्लेटो ने प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना की, इसका नाम क्या है, एकेडमी, है ना।
एकेडमी की दीवार पे उन्होंने बहुत सुंदर लाइन लिखी थी। देखिए, एक विषय के रूप में गणित को कितना वैल्यू दे रहे हैं। वो लाइन कुछ इस तरीके की थी कि जिसे रेखा गणित का ज्ञान नहीं है, नोट करिएगा, जिसे या जिन्हें रेखा गणित का ज्ञान नहीं है, रेखा गणित का ज्ञान नहीं है, वे अंदर ना आए। जिन्हें रेखा गणित का ज्ञान नहीं है, वे अंदर ना आए, है ना। इसे उस यूनानी भाषा में कहा जाता है मेबिस, एक जियोमेट्रोस, मेबिस एक जियोमेट्रोस आइसीटो। मतलब जिसको रेखा गणित का ज्ञान नहीं है वो अंदर प्रवेश ना करे। जैसे कितनी अच्छी बात प्लेटो ने समझाई कि विषय के रूप में गणित, उनका मानना था कि जो व्यक्ति गणित माइंड है वो सबसे अच्छा माइंड होता है ना। तो आगे बढ़ते देखिए, एक चीज यहाँ रखिए, आपने जैसे सुना, मैंने कहा कि जो प्लेटो है ना, प्लेटो को राजनीतिक जो विचार हैं, पाश्चात्य राजनीतिक विचार है ना, इसका पिता कहा जा रहा है। यहाँ कंफ्यूज मत हुइएगा, राजनीतिक दर्शन का प्लेटो को पिता कहा जा रहा है। और जो अरस्तु है, ये इनके शिष्य है, इनको राजनीति का पिता कहा जाता है। क्योंकि प्लेटो कुछ चीजों पे संप्रभुता या इन सब चीजों की बात नहीं करते हैं और उतना व्यवस्थित अध्ययन नहीं करते। एक तरह से राजशाही या जो दार्शनिक शासन है उसके समर्थन में बात करते हैं। पर जो इनके शिष्य होते हैं अरस्तु, वो बहुत व्यवस्थित तरीके से और एक मध्यम मार्ग को लेकर राजनीति का अध्ययन करते, इसलिए इनको राजनीति का पिता कहा जाता है ना। ये बहुत बच्चे इसमें डाउट करते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा और अलग से नोट करके लिख लीजिएगा, है ना। अब चलते हैं आगे की ओर और समझते हैं। प्लेटो की जो राजनीति थी, जो दर्शन थे, वो नैतिकता आधारित थे। एक चीज आप ध्यान रखिए, है ना, नैतिकता आधारित दर्शन जो है प्लेटो ने दिया है, या आदर्शवादी दर्शन है प्लेटो का तो दर्शन है। आदर्शवादी या नैतिक दर्शन प्लेटो के दर्शन को कहा जाता है। अब हम आगे चलते हैं, अब इनकी बुक्स देख लेते हैं। अभी हमने जीवन परिचय देख लिया है प्लेटो का, है ना। अब हम थोड़ा सा प्लेटो की बुक्स देते, तो हेडिंग डालिए आप, बुक्स, है ना। प्लेटो की महत्वपूर्ण बुक्स को हम समझते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो इनकी पहली बुक है, जिसका नाम है रिपब्लिक, है ना। रिपब्लिक, ये इन्होंने कब लिखी थी? ये 370 बीसी में इन्होंने बुक लिखी थी, जिसका नाम क्या है? रिपब्लिक। तो रिपब्लिक की क्या खासियत है ना। पहली बुक इनकी है रिपब्लिक। इन्होंने क्या लिखा है इसको देखते हैं। देखिए, रिपब्लिक का जो उपशीर्षक है, रिपब्लिक के उपशीर्षक को कहा जाता है कंसर्निंग जस्टिस। इसका उपशीर्षक जो है ना, इसका उपशीर्षक न्याय से संबंधित। जो रिपब्लिक इनकी बुक है, इसका उपशीर्षक न्याय से संबंधित, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कंसर्निंग कंसर्निंग जस्टिस। कंसर्निंग जस्टिस मतलब जो रिपब्लिक है, इसका उपशीर्षक न्याय से संबंधित है। ये फैक्ट बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, आप इसे अलग से नोट कर लीजिए, या चाहे तो आप खुद नोट्स बनाते हुए भी साथ में चल जाए, है ना। साथ में चलिएगा। कुल इसमें 10 अध्याय है। जो रिपब्लिक प्लेटो की बुक है, इसमें कितने अध्याय है? तो इसमें टोटल अध्यायों की संख्या है 10, है ना। 10 अध्याय है इसमें। और इसका उपशीर्षक न्याय से संबंधित है, मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें जो इन्होंने दिया आदर्शवाद, किस पर आधारित है? आदर्शवाद या आदर्श शासन, या आदर्श शासन कैसा होना चाहिए, है ना। आदर्श शासन की इसमें प्लेटो बात करते हैं। आदर्श शासन कौन करेगा? तो ये दार्शनिक राजा, है ना। इसका उनका आदर्श शासक कौन है? तो इनका प्लेटो का आदर्श शासक जो है वो दार्शनिक राजा है ना। तो रिपब्लिक में बेसिकली जो आदर्श राजा होगा उनके क्या कर्तव्य होंगे? आदर्श राजा के कर्तव्य, उसकी शिक्षा, दर्शन, और और भी इन सब चीजों का उल्लेख है कि राजा के क्या रख रखाव होगा, क्या कार्य होगा, क्या मतलब उनके कार्य होंगे, क्या कर्तव्य होंगे। इन सब चीजों का वर्णन प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक में किया है। रिपब्लिक 375 बीसी में लिखी गई है ना। रिपब्लिक बुक को लेकर कुछ जो थिंकर हैं, इनके कमेंट को पूछा जाता है। बेसिकली रिपब्लिक यही इतनी है, और कुछ चीजें हम आगे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, है ना। ये जो कोट है,
जो थिंकर या जो इनके ऊपर जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं वो अपने कमेंट करते हैं, ये एग्जामों में पूछा जाता है। तो एक कमेंट आप लिखिए, प्रोफेसर डनिंग ने रिपब्लिक को लेकर कहा है। प्रोफेसर डनिंग इन्होंने क्या किया है, रिपब्लिक जो है रोमांस की तस्वीर नहीं, रिपब्लिक रोमांस की तस्वीर नहीं, बल्कि बल्कि भलाई के लिए, भलाई के विचार पर वैज्ञानिक वैज्ञानिक आक्रमण शुरू करें। मतलब प्रोफेसर डनिंग कहते हैं कि जो रिपब्लिक है रोमांस की तस्वीर नहीं है, बल्कि भलाई के जो विचार है उस पर वैज्ञानिक आक्रमण शुरू करती है। तो प्रोफेसर डनिंग रिपब्लिक को लेकर ये कमेंट करते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगला जो है रूसो, रूसो ने क्या कहा रिपब्लिक को लेकर, तो देखिए रूसो, ये कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करेगा। रूसो रिपब्लिक को लेकर कहते हैं अपनी बुक द इमाइल, है ना, द इमाइल, ये बुक इन्होंने कब लिखी थी, तो लगभग 1962 में इन्होंने बुक लिखी थी, रूसो ने इमाइल। इसमें इन्होंने क्या कहा है, ये अक्सर पूछा जाता है। इन्होंने रिपब्लिक को कहा है, जो रिपब्लिक है ना, रिपब्लिक जो प्लेटो की बुक है, इस बुक को ये रूसो ने क्या कहा है कि शिक्षा शास्त्र पर लिखी सर्वश्रेष्ठ रचना, देखिए सर्वश्रेष्ठ रचना कहा है किसने, शिक्षा शास्त्र पर लिखी रचना कहा है रिपब्लिक को रूसो ने। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पे इम्पोर्टेंट आप ध्यान रखिएगा कि जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, भारत के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन्होंने इसका उर्दू में अनुवाद किया है, रिपब्लिक का अनुवाद उर्दू भाषा में किया है, किस नाम से, रियासत, ये याद रखिएगा आप। ये ऐसे फैक्ट है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं ना, ऐसे ऐसे थिंकर और जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट या एक्सपर्ट शिक्षाविद होते हैं, इनके थॉट और जो कथन है ये एग्जाम में आपको एड करने होते हैं, तो इनको आप नोट करते हुए चलिएगा और याद रखने की कहीं ना कहीं कोशिश करिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। रिपब्लिक में 3 प्रकार के राज्यों का वर्णन है। अगला क्या है, रिपब्लिक में कितने प्रकार के राज्य बताए, 3 प्रकार के राज्य। पहला जो राज्य है ना, प्रथम राज्य, इसे कहा जाता है स्वस्थ राज्य, स्वस्थ राज्य। इसमें प्रथम राज्य जो रिपब्लिक में बताया गया है, इसको स्वस्थ राज्य कहते हैं। इसमें उत्पादक वर्ग का शासन होता है। किसका शासन होता है, उत्पादक वर्ग का है। और दूसरा इसमें इसे प्लेटो कहते हैं सुअरों की नगरी क्या होता है, सिटी ऑफ पिग्स, सिटी ऑफ पिग्स ना, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम राज्य, 3 राज्य बताए हैं, इसमें प्लेटो प्रथम राज्य को क्या क्या कहता है, सुअरों की नगरी, मतलब सिटी ऑफ पिग्स कहता है ये, पिग्स मतलब सुअर, यार आप ध्यान रखिएगा। अगले जो है, अगला राज्य जो है प्लेटो का, इसको कहा जाता है विलास प्रिय राज्य, विलास प्रिय राज्य, है ना, विलास प्रिय राज्य मतलब लग्जरियस स्टेट, लग्जरियस स्टेट, विलासप्रिय राज्य। तो विलासप्रिय राज्य में किसका शासन होगा, जिसे नाम से स्पष्ट है, धनी लोगों का, जिनके पास अधिक धन होता है ना। तो इसमें सैन्य शासन, उस समय सैनिक जो होते धन खोज करते थे या लूटते थे, तो इसमें सैन्य शासन होता है। धन की वजह से ये विलासप्रिय राज्य को क्या कहा जाता है, विलासप्रिय राज्य कहा जाता है। इसमें सैन्य शासक होता है और इसमें धन की अधिकता होती है ना। इसमें सैनिक जो होते हैं खोजी कुत्ते की तरह धन की खोज करते हैं, खोजी कुत्तों की तरह, है ना, धन की खोज करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, विलासप्रिय राज्य कहा जाता है। ठीक है। अगला जो तीसरा टाइप का जो स्टेट है उसको कहा जाता है न्यायपूर्ण राज्य, न्यायपूर्ण राज्य।
न्यायपूर्ण राज्य क्या होता है? ये राज्य सबसे अच्छा बताया है प्लेटो ने, है ना? द जस्ट स्टेट, न्यायपूर्ण राज्य, है ना? इसमें किसका शासन होता है? दार्शनिक शासन होता है, दार्शनिक वर्ग का इसमें राज्य होता है, दार्शनिक शासक होता है यहाँ। इसको आदर्श राज्य के रूप में प्लेटो ने बताया, मतलब एक आदर्श, एक ऐसी स्टेट होगी जहां पर बहुत अच्छे तरीके से शासन होगा और एक दार्शनिक राजा बहुत नियम कानूनों से शासन करेगा। तो प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक रचना में सबसे अच्छा जो शासन बताया है वो न्यायपूर्ण राजा का शासन बताया बताया है। और तीन तरह के राज्यों का प्लेटो ने वर्णन किया है, जो बेसिक चीजें है रिपब्लिक की में शॉर्ट में, और जरूरी चीजें आपको बता चुका हूँ। अगली बुक को हम देखते हैं, प्लेटो की जो अगली बुक है। तीन डालिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना? पहली बुक हम लिख चुके हैं, अब यहाँ दूसरी बुक डालिए। दूसरी बुक है इनकी, बहुत महत्वपूर्ण जो किताब है प्लेटो की दूसरी, उसका नाम है द स्टेट्समैन। ये बुक उन्होंने कब लिखी? 360 बीसी में। बहुत इसको हिंदी में कहते हैं राजमर्मक, राज्य मर्मक। हेडिंग डालिए द स्टेटमेंट। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है इस बुक में? प्लेटो इसमें कुछ नहीं, इसमें राज्यों का वर्गीकरण किया है प्लेटो ने। क्या है? राज्यों का वर्गीकरण, राज्य का वर्गीकरण, जिसको आगे चलकर अरस्तु भी मानते हैं, अरस्तु ने भी माना, है ना? अरस्तु ने भी माना। इसमें जो सर्वोत्तम संभावित राज्य है, सर्वोत्तम संभावित राज्य, है ना? इसकी बात प्लेटो करते हैं, किसकी? सब जो सर्वोत्तम संभावित राज्य होना चाहिए उसकी चर्चा करते हैं प्लेटो। द स्टेटमेंट जो अपनी बुक है, स्टेट्समैन मतलब राजमर्मक, इस बुक में सर्वोत्तम संभावित राज्य क्या होना चाहिए प्लेटो इसकी चर्चा करते हैं ना। बस यही आपके लिए महत्वपूर्ण है इस बुक में, और कुछ नहीं, बस पूछ लिया जाता है, नाम याद रखेगा। सबसे महत्वपूर्ण बुक है रिपब्लिक, दूसरी बुक है स्टेटमेंट, स्टेट्समैन, और तीसरी जो बुक है प्लेटो की, आप हेडिंग डालिए तीसरी बुक, इसका नाम है द लॉ, द लॉज, है ना? इसको हिंदी में लॉज ही कहा जाता है। ये कब लिखी? 347 बीसी। ध्यान रखिए सब बुक जो है बीसी में लिखी गई। हेडिंग डाल दीजिए आप द लॉज। ये कब लिखी गई है? 347 बीसी में लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट विचार है इसमें रिपब्लिक और लॉज में। आते आते प्लेटो के विचारों में बहुत परिवर्तन होता है। प्लेटो कहीं ना कहीं रिपब्लिक में एक आदर्शवादी की तरह बात करते हैं, लॉज में आते आते जो प्लेटो के विचार है वो कैसे हो जाते हैं, वो व्यवहारिक व्यक्ति की तरह उनके विचार होने लगते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है तीन बुकों की उनकी यात्रा है। और जो लॉज है ना, इसमें क्या है? व्यवहारिक सिद्धांतों पे प्लेटो प्लेटो बल देते हैं। कैसे सिद्धांतों पे? व्यवहारिक सिद्धांत। ये बुक कैसी है? व्यवहारिक बुक है। व्यवहारिक सिद्धांतों की प्लेटो बात करते हैं इस बुक में, है ना? कानून के शासन की बात करते हैं। अभी इसके पहले की जो बुक है रिपब्लिक, इसमें दार्शनिक राजा का शासन होगा, कोई विधि या कानून नहीं होगी। ओवरऑल प्लेटो के विचारों में विधि शासन की वो बात ही नहीं करते। जो दार्शनिक राजा का विचार होगा वही वहां की विधि होगी, ये ध्यान रखिए आप, है ना? इसमें कानून के शासन की बात करते हैं। देखो, अगला वो करते हैं निजी संपत्ति, है ना? निजी संपत्ति और परिवार का भी समर्थन करते हैं। हम अभी आगे देखेंगे जब उनके साम्यवाद को पढ़ेंगे, तो निजी संपत्ति और परिवार का शासक जो वर्ग है और संरक्षित वर्ग है जिसमें शासक और सैनिक आते हैं, इनके लिए समर्थन नहीं करते हैं। पर इस बुक में प्लेटो ने इनका समर्थन किया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमें ध्यान में रखना है ना? अब चलिए इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा तीनों पुस्तकों की तुलना देख लेते हैं। जो हमने प्लेटो की बहुत महत्वपूर्ण किताबों को भी देखा, तीनों तीनों को हम देख लेते हैं। तो पहले हमने देखा रिपब्लिक, है ना? दूसरी बुक थी लॉज, नहीं दूसरी नहीं, हाँ अब ले लेते, दूसरी बुक हमने पढ़ा द स्टेटमेंट, है ना? स्टेट्समैन। और तीसरी बुक जो है उसका नाम है द लॉज, ठीक है? द लॉज। तीनों बुक में तुलना कर लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है ना इनमें क्या अंतर है। देखिए, इसमें शासक कौन होगा? दार्शनिक राजा, शासक, है ना? द लॉज में राज कौन करेगा? यहाँ किसका शासन होगा द लॉज में? तो ये राजनयिक, स्टेट्समैन जैसे नाम है ना, तो राजदूत होते हैं, राजनायिक, इनका शासन होगा। और जो तीसरा स्टेट है, यानी इसमें किसका शासन होगा, है ना? तो यहाँ वास्तविक राजा होगा, यहाँ नियम कानून होगा।
तो इसको उन्होंने कहा वास्तविक राजा, द लॉज में। यहाँ किसका शासन होगा? इस बुक में जो आदर्श राज्य की वो बात करते हैं व्यवहारिक है, जो वहाँ वास्तविक राजा का शासन होगा, है ना। दूसरा, इसमें तुलना हमने देखी, दूसरी तुलना देखते हैं, है ना। ये कैसा राज्य होगा? ये आदर्श राज्य होगा, आदर्श राज्य, जिसको कहा जाता है यूटोपिया। ठीक है, आइडियल स्टेट, आइडियल, ठीक है। स्टेट्समैन में किसकी बात करते हैं, है ना, संभावित राज्य, ऐसा होना चाहिए, है ना। संभावित, ये मिश्रित राज्य होगा, मतलब मिक्स्ड होगा, राजनयिकों और राजा द्वारा मिलकर इसको चलाया जाएगा। और तीसरा जो शासन है यहाँ, वास्तविक राजा का शासन होगा, और ये नियम कानून महत्वपूर्ण होंगे, नियम कानून। ठीक है, यहाँ आदर्श इंपॉर्टेंट है, यहाँ मिक्स्ड, दो लोग मिलकर शासन चलाएंगे, और यहाँ नियम कानूनों से शासन चलेगा। तो ये कहीं ना कहीं तीनों बुक की तुलना हमने की है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, और कुछ चीजें और देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। हम इनकी तुलना कर रहे हैं ना। यहाँ का जो शासक है रिपब्लिक का, इसमें बुद्धि, एक चीज और देख ली, बुद्धि, संयम और साहस, ये तीन गुण होना चाहिए, है ना, तीन गुण। ठीक है, गुण, बुद्धि, संयम और साहस, इन तीनों, तीन गुणों का मिश्रण होना बहुत जरूरी है। हाँ, और जो राजा होगा रिपब्लिक का, वो सैफर्ड जैसा होगा, कैसा होना चाहिए? सैफर्ड, मतलब गडरिया जो होता है, भेड़ चलाने वाला गडरिया, उसकी तरह राजा होना चाहिए, उसमें तीन गुण होने चाहिए, और गडरिया की जैसा हो। इसकी बात रिपब्लिक में करते हैं। स्टेटमेंट्स में कैसे क्या बोलते हैं कि जो शासक हो बुद्धिमान हो, कैसा हो? बुद्धि, शासक ने बुद्धिमान होना चाहिए, है ना। जो दैवीय नियमों का जानकार हो, जो दैविक नियम, दैवीय नियम और जो परंपराएं होती है, परंपराओं का जानकार हो, है ना। और एक चीज, यहाँ का शासक किसके जैसा होना चाहिए? या तो डॉक्टर, डॉक्टर, पायलट, है ना, जो पायलट होता है, इनके जैसा होना चाहिए शासक, डॉक्टर और पायलट की तरह होना चाहिए शासक, है ना। प्लेटो बोलते जो स्टेट्समैन का शासक होना चाहिए, इनकी तरह होना चाहिए, है ना। और यहाँ का जो शासक हो नियम कानूनों का जानकार हो, वास्तविक शासन होगा, यहाँ कुछ नहीं चाहिए, यह कानून का शासन होगा कुल मिलाकर। इसकी बात करते हैं लॉज में। कहीं ना कहीं जो तीनों बुक है, इनका जो क्रक्स होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं और जो कीवर्ड्स है, मैं आपको बता चुका हूँ। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की या जानने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है। ये जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ज्यादा परिवार पर्याप्त है, और बहुत अच्छे से इनको कम से कम रूप में पढ़ते चलिएगा, है ना। इतना बहुत है हमारे लिए। इसके अलावा कुछ और एक दो बुक है, तो बुक को यही खत्म करते हैं। एक दो बुकों को आप और देख लीजिए, है ना, जो इम्पोर्टेंट बुक है, जो पूछा जाता है। अगली जो बुक है, चौथी बुक प्लेटो की, उसको कहा जाता है द सिंपोजियम, है ना। प्रेम और सौंदर्य पे लिखी है, प्रेम एंड सौंदर्य, है ना। अगली पांचवी बुक देख लेते हैं, प्लेटो की है मेनो, मेनो, ये इसमें ज्ञान की बात करते हैं प्लेटो। और जो छठवीं बुक है, इसका नाम है द एपिलॉजी, द एपिलॉजी, ये 399 बीसी में लिखी है प्लेटो ने, है ना। इसमें जो सुकरात पे नास्तिकता का आरोप, है ना, नास्तिकता का आरोप लगा सुकरात पे, जो मृत्युदंड उनको दिया, इन्हीं का वर्णन है ना, एपिलॉजी में। बस इसको जानना बहुत है आपके लिए। एक सातवीं बुक और देख लीजिए आप, फिदो, इसका नाम है फिदो, है ना। आठवीं बुक है क्रीटो। इतनी बुक बहुत है आपके लिए जानना। अब हम आगे चलते हैं ना। अगला हेडिंग आप डालिए कि जो प्लेटो है, इनकी रचनाओं के पात्र, ये पूछा जाता है, कौन कौन से कैरेक्टर जो प्लेटो है उपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आप जान लीजिए, है ना। तो उनके जो पात्र है, उनके नाम है सिलाफर, सिफालस, सिफालस, अगले है पॉलीमार्कस,
पॉलीमार्कस, थ्रेसिमैक्स, थ्रेसिमैक्स, है ना, ये इनके पात्र हैं। ठीक है। और इसमें जो न्याय की बात करते हैं वो वाले पात्र कौन है, तो वो है ग्लूकोन, इंडिमेंस, ये नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, ग्लूकोन, इंडिमेंस, है ना, ये ज्ञान की बात करते हैं। ठीक है। ये सिफालस, पालीमार्कस, थ्रेसिमेक्स, ये इनके कैरेक्टर हैं। ये ये भी न्याय की बात करते हैं ना, और इसी में शामिल है ग्लूकोन और एंडोमेंस। ये हम जब न्याय पढ़ेंगे तब भी इनके नाम पढ़ेंगे, पर ये कैरेक्टर आप ध्यान रखिएगा। अगली कुछ कैरेक्टर है, चार, चार माइडिस, है ना, ये आत्मज्ञान की बात करता है। सारी बुकों जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, प्लेटो ने संवादात्मक शैली के रूप में लिखा है, जिसमें वो एक कैरेक्टरों के माध्यम से आपस में बात करते हैं, वाद विवाद प्रतिवाद पर आधारित किताब है ना। सेरेमाइटिस हो गया, इनके बाद में एक है लाइसिस। अगला जो कैरेक्टर है वो है लाइसिस। लाइसिस किसकी बात करता है, ये मित्रता की बात करता है। जो कैरेक्टर है लाइसिस, ये मित्रता की बात करता है। और एक और कैरेक्टर है इसमें, लिच, ये साहस की बात करता है। तो ये मुख्य कैरेक्टर है जो प्लेटो कहीं ना कहीं अपनी रचनाओं में, जिन्होंने जिनका प्लेटो ने उपयोग किया है, वो उनकी लिस्ट में आपको बता चुका हूँ। सीक्वेंस एक बार इनको पढ़ लीजिएगा एग्जाम के लिए, और थोड़ा सा आपको जानकारी हो जाए, इसके लिए ये बहुत है ना। अब फट से हेडिंग डालते हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी किए हुए। अब हम देखेंगे प्लेटो की अध्ययन पद्धति, है ना, प्लेटो की अध्ययन पद्धति बहुत महत्वपूर्ण है। फटाफट समझते हुए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। प्लेटो की अध्ययन पद्धति, हाँ भाई, तो प्लेटो की अध्ययन पद्धति क्या रहेगी, तो पहली जो पद्धति प्लेटो अपने अध्ययन में उपयोग करते हैं वो पद्धति है निगमनात्मक पद्धति, है ना, इसको कहा जाता है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड ये क्या होती है भैया, देखो, ये जो पद्धति होती है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। सामान्य से विशिष्ट मतलब प्लेटो अपनी रचनाओं में इस पद्धति का उपयोग करते हैं। इस पद्धति को कहा जाता है निगमनात्मक पद्धति, मतलब डिडक्टिव मेथड। यह पद्धति जो होती है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। अब सामान्य से विशिष्ट मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए, प्लेटो मैंने जैसे बताया बहुत जगह घूमे, है ना। जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारे कौवे देखे, ये बहुत सारे कौवे हैं, है ना? चलो कौवा बना लेते हैं, ये भाई साहब की सोच हो गई, और ये पंख है ना, ये कौवे है। तो कौवे हैं, बहुत सारे कौवे हैं, तो ये सभी काले हैं, है ना। तो ये देखिए, ये कौवा दिख रहा है, ये भी काला है, तो ये कौवा है ना, तो ये भी काला होगा। सभी कौवे काले होते हैं, तो एक ये कौवा है तो ये भी काला होगा। समझ रहे हो आप, जो हम चीजें आपस में बहुत सारी चीजें सोचते हैं जो सामान्य रूप में पाई जाती है, तो उसे विशिष्ट पे अप्लाई कर देते हैं। जैसे देखिए, अ, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो आने वाले सालों में भी इतने ही दिन होंगे, है ना। हर दिन में आधे समय धूप होती है, आधे समय छाँव होती है, तो बाद में भी वैसे ही होना चाहिए ना, कि जैसे एक गाय दूध देती है ना, जितनी तो और भी गाय होंगी तो सभी गाय दूध देती है, ये हमने सामान्य कर दिया। इसके विरोध में एक पद्धति होती है जिसको कहते हैं आगमनात्मक पद्धति, इंडक्टिव मेथड। वो पद्धति उल्टी होती है, उसमें क्या होता है कि जैसे देखिए, वो विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। इसमें जबकि उल्टा होता है, जो निगमनात्मक पद्धति की सभी गाय दूध देती है ना, सभी गाय दूध देती है, तो एक गाय जो है वो भी दूध देगी। पर विशिष्ट में क्या होता है कि एक गाय है, ये दूध देती है, तो जितनी भी गाय है वो सभी दूध देगी। इस तरह का इनका थोड़ा सा फंडा चलता है। तो ये जो आपकी पद्धति है, ये पद्धति हो गई निगमनात्मक पद्धति, है। अगली पद्धति उद्देश्य परक पद्धति थी। उद्देश्य परक पद्धति, उद्देश्य परक पद्धति का प्लेटो ने उपयोग किया। इसके अलावा जो उनकी पद्धति थी उसको कहा जाता है अनुरूपता, है ना। अनुरूपता की पद्धति क्या होती है कि जो भी चीजें होती है या जो वस्तु या इंसान होता है, सबका उद्देश्य लगभग कहीं ना कहीं एक ही होता है। इसके अलावा ऐतिहासिक पद्धति का प्लेटो ने उपयोग किया है। ऐतिहासिक पद्धति, और एक जो पढ़ने की मैंने आपको विधि बताई थी जिसको कहा जाता है द्वंद्वनात्मक,
द्वंद्वात्मक पद्धति, इसका भी प्लेटो उपयोग करते हैं। क्या होता है, जैसे वाद विवाद प्रतिवाद, एक व्यक्ति कोई बात करता है, उसकी बात को दूसरा कैरेक्टर करता है, आपस में संवादात्मक रूप में बात करते हैं, संवाद करते हैं आपस में। इसको कहा जाता है द्वंद्वात्मक पद्धति। ये यहाँ पूरा होता है। अब अगली हेडिंग आप डालिए, हम आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग देखते हैं जिसको कहा जाता है गुफा का सिद्धांत। ये बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है भैया, गुफा से रिलेटेड बात पूछ ली जाती है, और ये दर्शन है जो सुकरात के दर्शन पर आधारित है। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, रोचक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा सा गहराई में उतर के इसके माध्यम से प्लेटो का पूरा दर्शन समझ में आ जा रहा है ना, तो इसको समझ लेंगे। तो आप हेडिंग डालिए, गुफा का सिद्धांत, गुफा सिद्धांत। हाँ भाई, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? एलिगोरी ऑफ केव। ठीक है, गुफा का सिद्धांत। चलिए अब बात करते हैं, हमने हेडिंग डाली है गुफा का सिद्धांत। तो गुफा का सिद्धांत क्या था, इसको लेकर एक रूपक कथा है जिसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आखिर ये क्या है गुफा का सिद्धांत। क्योंकि जब भी हम प्लेटो पढ़ते हैं तो बिना गुफा के सिद्धांत की बात किए उसकी बात नहीं होती है ना। तो फटाफट से समझते हैं कि भाई आखिरकार ये गुफा का सिद्धांत क्या है। तो गुफा का सिद्धांत के कुछ बहुत सारे कीवर्ड है ना, उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हम सुकरात की भी बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, गुफा का सिद्धांत ये है कि मान लीजिए एक कथा इसको लेकर बहुत फेमस है, वो ये है कि सुकरात कहता है कि आप एक ऐसी गुफा की कल्पना करो कि वो गुफा के अंदर बनी हो, जिसका जो मुंह है वो ऊपर प्रकाश की ओर खुला है। मतलब एक गुफा ऐसी है जो अंदर भूमि में है ना, और उसका मुंह ऊपर खुला है जहां से प्रकाश आता हो। बचपन से ही इसमें कुछ ऐसे लोग रह रहे हैं जिनकी जो गर्दन है और जो टांगे हैं वो बेड़ियों में जकड़ी हुई है। वे ना तो हिल-डुल सकते हैं और ना अपना सिर घुमा सकते हैं, मतलब वो एक ही दिशा में देख रहे हैं। और उनकी एक और सीमा है कि वो उस प्रकाश के ऊपर नहीं देख सकते, वो सिर्फ गुफा के अंदर है, उधर से प्रकाश आता है और उनका मुंह प्रकाश की तरफ है। मतलब प्रकाश उनके पीछे से आ रहा है, जो व्यक्ति बैठे हैं, और उनका मुंह सामने की तरफ है। और ये लोग पीछे मुंह कर ही नहीं सकते। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, जो कठपुतली आप देखते हो ना, कठपुतली दीवार के पीछे चलती है, पर्दे के पीछे, उधर से लाइट आता है, हमको सिर्फ परछाई दिखती है। तो ऐसा मान लीजिए, पीछे से लाइट आ रहा है, ये लोग के पीठ की तरफ से लाइट आ रहा है, ये लोग सामने देख रहे हैं ना, सामने इनको वो उजाला दिख रहा है। तो क्या होता है इसके बाद में कि जब उन मनुष्य की पीठ की तरफ गुफा के दरवाजे पर एक रास्ता है, जहां से बहुत सारे, मतलब उनके पीठ के पीछे से जहां से लाइट होता है उसके सामने एक रास्ता है। तो उस रास्ते से बहुत सारे पशु आदि, पशु या पुरुष गुजरते हैं, या व्यक्ति वस्तुएं गुजरती है। तो जैसे कोई वहां से गुजरता है तो सूर्य की रोशनी उन व्यक्ति पे पड़ती है और उनकी परछाई वो दीवार पे आती है, जिस दीवार पे इन लोगों का मुंह है ना। तो इन लोगों ने अपने जीवन भर में केवल परछाइयां देखी है, तो इन्होंने क्या किया, उन्हीं परछाइयों को सत्य मान लिया है ना। अब जब इसमें से क्या हुआ, कोई व्यक्ति एक बार गलती से बाहर आ गया। जब बाहर आया तो प्रकाश को अगर आपने देखा नहीं और पहली बार देख रहे हो तो आपकी आंखें क्या चौंधी आ जाती है ना, क्योंकि इसके पहले तो आपने केवल परछाई को देखा था, है ना। तो प्रकाश को जब वो देखता है, जब दुनिया को देखता है, तो उसकी भीतरी आंखें खुल जाती है ना। तो उसके आत्मा में या ज्ञान में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। तो सब बंदी गृह के मनुष्य है वो नासवान है, मतलब इसके माध्यम से प्लेटो दर्शन की बात। तो हम लोग भी उन्हीं लोगों की तरह है जो बंदी है। हम लोग इस दुनिया या भौतिक चीजों के बंधन में कुछ इस तरीके से बंध चुके हैं कि हम लोग जो भौतिक चीजें देख रहे हैं, है ना, हम लोग भौतिक चीजों को ही सत्य मान बैठते हैं। तो जो भौतिक चीजें हम देख रहे हैं, क्या यही सत्य है? तो नहीं, ये भी केवल परछाई है, सत्य का एक अंश है। ये सत्य नहीं है भौतिक चीजें। क्या सत्य है? जैसे प्रकाश सत्य है, उसी तरीके से हमारे जो विचार है, विचार सत्य है। जो भौतिक जगत और चीजें हम देख रहे हैं वो सत्य नहीं है। इसके माध्यम से प्लेटो ये समझाना चाहते हैं। इसके माध्यम से और आगे जो प्लेटो दर्शन की बात करते हैं, वो कहते हैं कि जो वास्तविक है ना, वो है विचार। और ये जगत में जो आप चीजें देख रहे हैं, आप ये उसकी छाया मात्र है। गुफा के दृष्टांत का सार यह है कि उत्पादक वर्ग गुफा में कैद मानव है, अतः शासन का कार्यभार दार्शनिक व्यक्ति को संभालना चाहिए। यही गुफा का सिद्धांत है कि जिस तरीके से जो गुफा के लोग हैं ना, उनको कुछ ज्ञान नहीं होता, उनको आत्मज्ञान नहीं होता है,
वो लोग परछाई को सत्य मान चुके हैं जो बिल्कुल सत्य नहीं है, इसलिए जो शासन है वो उन लोगों को नहीं करना चाहिए। शासन किसको करना चाहिए? दार्शनिक राजा को करना चाहिए जिसमें आत्मज्ञान है, जिसकी आंख खुली हुई है ना? ये प्लेटो का मुख्यतः सिद्धांत। इससे एक ही बात निकल कर आती है कि जो विचार है वही सत्य है, और जो भौतिक चीजें दुनिया में देख रहे हैं वो सत्य नहीं है। जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे ये जो मकान जिसमें मैं बैठा हूँ, ये मकान बना, तो मकान बनने से पहले इसका विचार कहीं ना कहीं किसमें आया? मस्तिष्क में। जैसे हमने रोबोट बनाया, है ना, रोबोट हमने बनाया, तो क्या रोबोट हमसे बड़ा हो गया क्या? नहीं। रोबोट हमारे ही विचारों का परिणाम है। भले वो हमें खुद नष्ट कर सकता है, पर हम कोई ऐसी भी तो मशीन बना दे जो उससे ताकतवर हो, उसको नष्ट कर दे। वो भी विचार का ही परिणाम है। तो जो विचार अगर इतना ताकतवर है, जो ये बना सकता है, तो और कितना कुछ कर सकता है। मतलब आप देख रहे हैं विचार कितना शक्तिशाली। और वही सत्य, जैसे स्वामी विवेकानंद या कोई भी महापुरुष को जब हम याद रखते हैं, तो केवल हम उनके विचारों को याद रख रहे हैं ना। वो भौतिक शरीर तो आया है चला गया है, पर विचार स्थायी है ना। विचार बहुत महत्वपूर्ण है। इसी की बात प्लेटो अपनी थ्योरी में करते हैं। इसके माध्यम से वो एक कमेंट देते हैं। वो कमेंट क्या है जो बहुत महत्वपूर्ण है? कमेंट क्या है कि ज्ञान ही सद्गुण है। नोट कर लीजिए, ये कमेंट पूछ लिया जाता है कि ये किसका है? ज्ञान ही सद्गुण है। इसके माध्यम से जो गुफा का सिद्धांत है, इसके माध्यम से प्लेटो ये बात कहते हैं, ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है। सद्गुण ही ज्ञान है। ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है ना? वास्तविक ज्ञान क्या है? तो सद्गुण ही वास्तविक है। सद्गुण ही वास्तविक है। अगली जो बात इसके माध्यम से कि विचार ही सत्य है। विचार ही सत्य है। और जो भौतिक, है ना, भौतिक दुनिया विचारों की छाया मात्र है। इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि जो भौतिक दुनिया है, कहीं ना कहीं आप एक मान लीजिए, मैंने एक मकान का एक उदाहरण आपको दिया था, आपने मकान देखा, तो पहले मकान बना या मकान बनाने का विचार आया? तो पहले क्या आया? विचार आया। मतलब एक जो मकान है हम दिमाग में पहले बना चुके हैं। और ये तो इसी तरीके से जो पूरी दुनिया या जो आप भौतिक विकास या जो सब कुछ देख रहे हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी चीजें देख रहे हो, ये विचार, ये पहले विचार में आया या बना? तो पहले विचार में आया। कल क्या होगा कि ये और बदल सकते हैं। जब हमारे विचार बनेंगे तो हम दुनिया को और बदल सकते हैं। एआई अभी हमने ला लिया और ना जाने क्या क्या चीजें हम ले आएंगे। कहने का मतलब है कि क्या ये भौतिक चीजें स्थायी है? नहीं है भैया। स्थायी क्या है? विचार। विचार में अगर, मतलब शक्तिशाली विचार है, ये भौतिक चीजें नहीं है। तो इसी तरीके से ये मान लीजिए आप कि विचार ही स्थायी है, चीजें नहीं है बेसिकली। प्लेटो यही कहना चाहते हैं। विचार स्थायी होते हैं, इनकी छाया बदलते रहती है ना। अमर अजर है विचार, और इनकी छाया बदलती है। छाया बदलती रहती है। छाया बदलती रहती है ना। गुफा के सिद्धांत से एक बात फिर यही कहते हैं कि जो दार्शनिक राजा है ना, वो ज्ञानवान है, उसको वास्तविक सत्य का और विचारों का ज्ञान है। तो जो दार्शनिक राजा, इसी से राजा से विश्व में शांति संभव है। विश्व में शांति संभव है किससे? दार्शनिक राजा से विश्व में शांति संभव है। ये प्लेटो का था गुफा का सिद्धांत, है ना। यहाँ पर एक जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर है, जो स्कॉलर है, उन्होंने कमेंट किया है। वो कमेंट आप नोट करिएगा। वो क्या कहते हैं कि प्रोफेसर मैक्सी का कहना है, मैक्सी क्या कहते हैं कि प्लेटो में प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। पुनः जीवित हो गया। प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। प्लेटो में सुकरात
पुनः जीवित हो गए। अब हमने गुफा का सिद्धांत पढ़ लिया, प्लेटो को इतने हम विस्तार से और डिटेल में समझे, तो यहाँ थोड़ा सा सुकरात को समझ लीजिए, है ना। जो सुकरात जो थे, कौन थे? देखो, प्लेटो के जो विचार है, प्लेटो ने एक तरीके से खुद के विचार नहीं दिए। वो सारे जो विचार है वो सुकरात के विचार थे। तो सुकरात के समय किताबें या उस तरह की चीजें नहीं थी, क्योंकि प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। तो प्लेटो ने सुकरात के विचारों को ही व्यवस्थित किया और एक क्रमबद्ध रूप देकर आगे बढ़ाया। जब वो अपनी किताबें लिखते हैं तो सुकरात के ही ज्ञान को बेसिकली वो लिख रहे होते हैं। इसको ध्यान से समझिए। तो क्या है कि सुकरात जो दार्शनिक थे, वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो सत्य बात कहते हैं। वो कहते थे, बहुत अच्छी और प्रसिद्ध उनकी लाइन है कि पूरी दुनिया में मैं अकेला बुद्धिमान हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कुछ नहीं जानता। सत्य और सत्य के मार्ग पे चलना, गलत तो गलत कहना, उन्होंने इसकी कहीं ना कहीं हिमाकत की। तर्क और उस समय जो परंपरा चल रही थी, जो अंधविश्वास, कुरीतियां या जो धर्म का शासन चल रहा था, और जो कुछ धनी लोगों की सत्ता पर कब्जा था, सुकरात उनके संबंध में बात कहते थे और बहुत डट कर बात करते थे, और उनकी बातों में बहुत अधिक तर्क होता था, है ना। जैसे एक दार्शनिक होते हैं, उनके अगेंस्ट बात कहते थे। जैसे आज हम लोकतंत्र की आलोचना करते, उस समय की जो गलत चीजें हैं वो उनकी बुराई करते थे और सत्य जब लोगों को बताते थे, तो उस समय के जो शासक थे या जो धार्मिक लोग थे, कहीं ना कहीं उनकी बात को स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए उनको प्रताड़ित किया। और इस तरीके से प्रताड़ित किया कि जहर का प्याला देकर उनकी मृत्यु को प्राप्त उनको होना पड़ा। जैसे एक और वो कहानी है ना, कि जब पाइथागोरस या इस समय के जो चीजें थे हमारे, गैलीलियो शायद, या इन लोग ने भी जब रिसर्च की थी तो उनको भी इस तरह के बहुत परेशानियों का सामना किया। तो सुकरात क्या करते थे, जैसे उस समय के शासक या धार्मिक लोग कहना चाहते थे कि फिर तो वही करे जो हम लोग या जो परंपरा से चली आ रही है, या सुकरात वही करे। पर सुकरात तो सुकरात थे। सुकरात का कहना ये था, जैसे इनका कहना था कि तुम कहो तो दिन को दिन और रात को रात कहेंगे, तुमको जो पसंद है वही बात कहेंगे। पर सुकरात इस संबंध में क्या कहेंगे? नहीं, तुमको जो पसंद हो वो बात नहीं कहेंगे। अगर दिन है तो दिन को दिन और रात को रात कहेंगे, है ना। ऐसा और समझिए कि मान लीजिए राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। जैसा चलते आ रहा है वैसा चलने दो, तो आप खुश है। पर सुकरात क्या कहेंगे? नहीं, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, तो ऐसा नहीं कहेंगे। अगर दिन है तो दिन कहेंगे, और रात है तो रात कहेंगे। मतलब बिल्कुल सटीक परंपरा और प्रथाओं के खिलाफ बात की, तो इसलिए उनको जहर दे दिया गया। कुल मिला के यही हमारे दार्शनिक थे सुकरात। इतना जानना आपके लिए बहुत है ना। अब आगे चलते हैं। हमने देख लिया कि मैक्सी ने कहा है कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गए हैं, है ना। अब आगे एक और हम चलते हैं, एक नई स्लाइड से शुरू करते हैं। हम्म, हम्म। चलिए, अब आप हेडिंग डालिए, है ना। प्लेटो का सुकरात पे प्रभाव थोड़ा सा हमने देख लिया, है ना। अब चलते हैं। शासन और न्याय कला को लेकर प्लेटो एक छोटा सा कमेंट करते हैं, जैसा आप लिख लीजिए, है ना। क्या कहते हैं? सुकरात के प्रभाव के कारण प्लेटो कहते हैं शासन कला पर एक बिंदु आप लिख लीजिए, विचार प्लेटो। प्लेटो क्या कहते हैं कि जैसे डॉक्टर जैसे डॉक्टर मोची डॉक्टर और मोची बनने के लिए भी, बनने हेतु भी, है ना, इन्हें अपने कामों में विशेषज्ञता जरूरी है। तो भैया फिर जो राजा होना चाहिए या जो दार्शनिक होना चाहिए उसको विशेषज्ञ क्यों नहीं होना चाहिए? है ना। इसलिए जो दार्शनिक है ना, इसलिए जो दार्शनिक है वो भी विशेषज्ञ है शासन का, है ना। दार्शनिक विशेषज्ञ है। तो दार्शनिक राजा की बात इसलिए कहते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग डालिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये जो हेडिंग है इसमें हम पढ़ेंगे। हेडिंग आप डालिए, हेडिंग आप डालेंगे प्लेटो का न्याय सिद्धांत, है ना। प्लेटो का न्याय सिद्धांत।
प्लेटो का न्याय सिद्धांत। हेडिंग डालिए प्लेटो का न्याय सिद्धांत। हम प्लेटो को न्याय, अब प्लेटो के न्याय को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं कि न्याय को लेकर प्लेटो ने क्या कहा है और किस तरह के विचार उस समय प्लेटो ने इसको लेकर दिए। जैसे हमने बताया कि रिपब्लिक जो आपने बुक देखी, इसका उपशीर्षक ही न्याय से संबंधित है। न्याय से संबंधित, ठीक है। इसका जो उपशीर्षक है प्लेटो का, वो रिपब्लिक का जो उपशीर्षक है किससे संबंधित है? न्याय से संबंधित है। उपशीर्षक न्याय से संबंधित। तो लिखिए आपने, जो रिपब्लिक का जो उपशीर्षक है वो न्याय से संबंधित है ना, जिसको कहा जाता है कंसर्निंग जस्टिस। कंसर्निंग जस्टिस इसको कहा जाता है, ठीक है। प्लेटो का जो न्याय है कहीं ना कहीं नैतिकता आधारित है। कैसा न्याय है प्लेटो का? नैतिकता आधारित। नैतिकता आधारित न्याय, इसको कहा जाता है फॉर्म ऑफ द गुड ना। फॉर्म ऑफ द गुड मतलब प्लेटो का जो न्याय है वो नैतिकता आधारित न्याय है ना। ये व्यक्ति की, प्लेटो आगे कहते हैं कि व्यक्ति की मित्रता, व्यक्ति की मित्रता और भौतिक वस्तु, भौतिक वस्तु की जो आवश्यकता होती है ना, उसे न्याय कहते हैं। मतलब न्याय बेसिकली क्या है? जैसे हर व्यक्ति है, उसकी कुछ कुछ ना कुछ जरूरतें होती है। व्यक्ति की एक दूसरे से जो मित्रता होती है किसी कारणवश ही होती है ना। भौतिक वस्तु क्योंकि उनको आवश्यकता होती है, तो जिस व्यक्ति को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उसका मेल बस हो जाना, वही न्याय है कहीं ना कहीं एक तरीके से। अब जब प्लेटो न्याय की बात करते हैं तो सीधे न्याय की बात नहीं करते। उस उनके पहले सोफिस्ट न्याय की विचारधारा चल रही थी। सोफिस्ट लोग कौन होते थे? शिक्षक होते थे, जो उस समय अपने अपने हिसाब से बात करते थे। या कुछ कोई कहता है शक्तिशाली का हित न्याय है ना, सही के साथ सही, गलत के साथ गलत, वो न्याय है। तो प्लेटो इनकी मान्यता को एक एक करके खंडित करते हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो हम देख लेते हैं कि उन पहले जो यूरोप में जो न्याय चला आ रहा था, उनकी मान्यता थी, और प्लेटो अपने विचार क्या कहते हैं। जैसे देखिए सोफिस्ट धारणा का ये खंडन करते हैं। तो एक कैपिलास हुए, जैसे मैंने आपको पात्र बताया था, तो इनकी बुक में एक पात्र है कैपिलास जो सोफिस्ट है। ये क्या कहते हैं कि सत्य बोलना व ऋण चुकाना न्याय है। सत्य बोलना, ऋण चुकाना न्याय है। चुकाना न्याय, न्याय है। पर प्लेटो क्या कहते हैं? जबकि प्लेटो खंडन करते हैं। प्लेटो खंडन करते हैं और कहते हैं कि प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना न्याय नहीं है। प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना न्याय नहीं। भैया वो जो सोफिस्ट धारणा के हमारे कैपिलास जी बोल रहे हैं सत्य बोलना ऋण चुकाना ही न्याय है, वो अरस्तु बोल रहे नहीं भाई। वो प्लेटो कहते नहीं भाई, क्यों? प्रत्येक स्थिति में सत्य बोलना न्याय नहीं है। स्थिति में सत्य बोलना न्याय नहीं है। न्याय नहीं है ना। अगले जो वो है विचारक, वो है पॉलीमार्कस, है ना। पॉलीमार्कस, पॉलीमार्कस पॉलीमार्कस कहते हैं शत्रु के साथ शत्रु, शत्रु के साथ शत्रु व मित्र के साथ मित्र, शत्रु के साथ शत्रु और मित्र के साथ मित्र, शत्रु के साथ शत्रु और मित्र के साथ मित्रता, ये न्याय है। प्लेटो खंडन करते हैं, प्लेटो इसका खंडन करते हैं। और क्या कहते हैं प्लेटो? प्लेटो कहते हैं न्याय
व्यक्तिवादी चिंतन पर आधारित है। न्याय व्यक्तिवादी चिंतन पर आधारित है। न्याय जो है वो व्यक्तिवादी चिंतन पर आधारित है ना। सभी व्यक्ति व्यक्ति जो व्यक्ति मतलब सब व्यक्ति के हिसाब से न्याय अलग अलग होता है। सभी व्यक्ति अपने स्वार्थ के हिसाब से काम करते हैं, है ना। स्वार्थ के हिसाब से व्यक्ति काम करता है। तो अपने प्लेटो बताते हैं, जैसे हमारे पॉलीमार्कस कह रहे हैं कि जो भी मित्र है उसके साथ मित्रता, और जो शत्रु है शत्रु के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना न्याय है। प्लेटो कहता है अच्छा, अगर नहीं है भाई, सभी जो व्यक्ति होते हैं वो अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से और अपने चिंतन के हिसाब से कार्य करते हैं ना। तो अपने नैतिक दायित्वों का अपने नैतिक दायित्वों का पालन करना न्याय है ना। प्रत्येक स्थिति में मतलब नैतिकता सत्य रहे, ईमानदारी से करे, राज्य के कार्यों में भाग ले, और जो अपने नैतिक दायित्व है उनका पालन करे, यही न्याय है। हम्म। अगले है थेसीमेक्स, जो व्यक्ति है थेसीमेक्स, ये ये बिल्कुल अमूल्यवादी थे भाई। ये बहुत विचार बहुत बार पूछा जाता है ना। थ्रेसिमेक्स क्या कहते हैं न्याय के संबंध में? अमूल्यवादी कहते हैं। ये क्या कहते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। शक्तिशाली का हित न्याय है ना। तो प्लेटो इनकी बात का खंडन करते हैं और क्या कहते हैं, है ना। ये पहले तो थ्रेसिमेक्स कहते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। तो जो शासकों का स्वार्थ है, शासकों का जो स्वार्थ है, शासकों का स्वार्थ न्याय है। शासकों का स्वार्थ न्याय है। तो प्लेटो इनका खंडन करते हैं, हाँ। और प्लेटो क्या कहते हैं, शासकों का स्वार्थ न्याय है, या शासकों का स्वार्थ न्याय है, और जो शासकों की भलाई है, शासकों की भलाई न्याय है ना। प्लेटो खंडन करते हैं। और क्या कहते हैं, प्लेटो खंडन करके अपने विचार देते हैं कि जो न्याय है, न्याय व्यक्ति विशेष, व्यक्ति या वर्ग का नहीं होता, नहीं होता। प्लेटो का कहते हैं, इनका खंडन करते हैं थ्रेसिमेक्स कहा कि थ्रेसिमेक्स ने कहा कि भैया जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है उसका हित ही न्याय है। तो शासकों की भलाई करना और शासकों का जो स्वार्थ है वो उसके हिसाब से काम करेंगे, वही न्याय है। प्लेटो बोलते हैं अच्छा भैया देखो ऐसा नहीं होगा। इसका खंडन करते हैं और बोलते हैं, न्याय क्या होगा? देखो न्याय व्यक्ति या अ, वर्ग का हित नहीं होता, है ना। न्याय व्यक्ति और वर्ग का हित नहीं होता। समस्त संपूर्ण संपूर्ण समाज की भलाई ही न्याय है। न्याय व्यक्ति विशेष का नहीं होता भैया, संपूर्ण समाज की भलाई ही न्याय है। तो इन जो सोफिस्ट विचारधारा चल रही थी तीन, प्लेटो इनका खंडन करते हैं और इस तरीके से न्याय पर अपने विचार देते हैं। एक अगला और जो व्यक्ति है ग्लूकोन, है ना। ग्लूकोन जी क्या कहते हैं कि न्याय जो है, न्याय न्याय मनुष्यों के न्याय मनुष्य के परस्पर समझौतों का परिणाम है। समझौतों का परिणाम है। मतलब ग्लूकोन कहते हैं कि जो न्याय है, जो मनुष्य में आपसी समझौता हो जाता है चीजों को लेकर, वही न्याय है ना। न्याय अशक्त जो व्यक्ति है, जो अशक्त व्यक्ति है, जो अशक्त व्यक्ति है उनकी आवश्यकता है न्याय। न्याय किसकी आवश्यकता है? अशक्त व्यक्तियों की आवश्यकता है न्याय। ये बात कहते हैं हमारे जो ग्लूकोन जी है। तो भैया प्लेटो इनकी भी मान्यता का खंडन करते हैं, और प्लेटो ग्लूकोन की मान्यता का खंडन करते हैं और कहते हैं कि भैया देखो, न्याय वो नहीं, फाइनली न्याय क्या है। प्लेटो कहते हैं जो न्याय है, प्लेटो कहते हैं न्याय न्याय बाह्य नहीं, जबकि न्याय बाहरी नहीं होता, आंतरिक होता है। न्याय बाहरी नहीं बल्कि
आंतरिक होता है। न्याय कैसा होता है? बाहरी न्याय बाहरी नहीं होता, न्याय आंतरिक होता है, या कृत्रिम रूप से निर्मित नहीं होता। न्याय कृत्रिम नहीं होता, है ना, कृत्रिम नहीं होता, मतलब इसको बनाया नहीं जाता अलग से, है ना, इसको अलग से नहीं बनाता। इसका जो निर्माण है, प्लेटो कहते हैं, इसका निर्माण, न्याय का निर्माण जो है वो आत्मा व शिक्षा से होता है। आत्मा व शिक्षा से होता है। ठीक है। न्याय के दो स्तर होते हैं। न्याय के दो स्तर है। पहला व्यक्तिक न्याय, व्यक्तिक न्याय, है ना। व्यक्तिक न्याय मतलब, व्यक्तिक न्याय क्या होता है? प्लेटो ने समाज के जो व्यक्ति है उसके तीन गुण बताए हैं, है ना। व्यक्ति ने व्यक्तिक न्याय को ऐसे समझ लिए, जैसे प्लेटो फाइनली न्याय के बारे में अपने विचार बता रहे हैं, तो न्याय के बारे में जब प्लेटो अपने विचार बता रहे हैं तो प्लेटो कहते हैं कि देखिए, न्याय के दो स्तर है। पहला न्याय होता है व्यक्तिक स्तर पर। तो जो व्यक्तिक स्तर पर जो न्याय होता है उसमें क्या होता है कि जो आत्मा के तीन गुण है ना, ये आगे मैं बताऊंगा आपको। आत्मा के जो तीन गुण हैं, इनमें सामंजस्य। आत्मा के तीन गुण, इनमें सामंजस्य। तीन गुण कौन से हैं? तो आप देखिए, साहस, पहला गुण है साहस। दूसरा गुण होता है वासना। दूसरा गुण होता है वासना। और तीसरा गुण होता है विवेक। इनको आप घबराइए मत, मैं इनको विस्तार से थोड़ा सा, जब हम शिक्षा समझेंगे प्लेटो की, तो आपको विस्तार से समझाऊंगा। वहां आप इन तीनों गुणों को बहुत विस्तार से समझेंगे, और तब आपको ये चीजें स्पष्ट हो जाएगी, है ना। और दूसरा जो न्याय का स्तर है वो है सामाजिक स्तर पर। सामाजिक स्तर पर न्याय, है ना। सामाजिक स्तर पर न्याय क्या होता है? दूसरा जो प्रकार बताया है सामाजिक स्तर। सामाजिक स्तर पर क्या होता है कि जो तीनों वर्ग हैं, है ना, तीन वर्ग भी आप आगे समझेंगे। तीनों, इसको ऐसे समझिए, तीनों वर्गों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन। जो तीन वर्ग प्लेटो ने बनाए हैं, जैसे एक होता है शासक वर्ग जिसको दार्शनिक वर्ग कहते हैं। दूसरा वर्ग होता है संरक्षक वर्ग, उसी में आता है दोनों वर्ग एक्चुअली, संरक्षण वर्ग। दूसरा वर्ग होता है सैनिक, और तीसरा वर्ग होता है उत्पादक, है। तो ये तीन वर्ग हैं, तीनों में अलग अलग गुण होते हैं। जो दार्शनिक वर्ग होता है उसमें विवेक होता है ना। और जो सैनिक वर्ग होता है उसमें साहस होता है। और जो तीसरा वर्ग है उत्पादक वर्ग, उसमें क्या होता है? तृष्णा, जिसको बोलते हैं वासना, मतलब वो अधिक से अधिक धन और इन सब चीजों में इन्वॉल्व होता है। तो इस तरीके से तीन वर्ग हो गया, तीन गुण हो गए, है। तो तीनों वर्ग द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना न्याय है ना। पालन करना न्याय है। तीनों वर्गों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना न्याय है ना। यहाँ पे इस तरीके से तीन वर्ग हो गए, तीनों वर्ग द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना न्याय है। अब आप कहेंगे सर तीन वर्ग कौन से है? तो देखिए, पहला वर्ग हो गया दार्शनिक। दार्शनिक या इसको कहेंगे हम शासक, है ना। इस वर्ग द्वारा जो अपने कर्तव्यों का पालन किया जाएगा, इसको हम कहते हैं वही क्या, ये इनमें विवेक होता है। पहला वर्ग हो गया दार्शनिक। दूसरा वर्ग कौन सा हो गया? सैनिक। और हमारा तीसरा वर्ग है उत्पादक वर्ग, है ना। इसमें क्या होती है? वासना या तृष्णा इन वर्गों में पाई जाती है। अब यहाँ पर देखिए, जो ये हमारे प्लेटो जी का ये सिद्धांत है, यहाँ पे आते हैं हमारे भारत के बुद्धिजीवी अंबेडकर जी। अंबेडकर जी इस पे कमेंट करते हैं, ये नोट करिएगा आप, है ना। अंबेडकर, अंबेडकर जी क्या कहते हैं इस बात को लेकर? अंबेडकर जी कहते हैं कि जो तीनों वर्गों की आलोचना की है इन्होंने, तीन वर्ग की आलोचना, तीन वर्गों की आलोचना करते हैं, तीन वर्गों की आलोचना करते हैं। और क्या कहा है आगे कि तीन वर्गों की आलोचना करके कहते हैं कि जाति व्यवस्था, यह जाति व्यवस्था, है ना, शोषण व ऊंच नीच को बढ़ाता है। यहाँ पर हमारे भारत के बुद्धिजीवी
अंबेडकर जी प्लेटो की आलोचना करते हैं और उस पर कमेंट करते हैं कि जो प्लेटो ने तीन वर्गों की आलोचना, तीन वर्गों की बात कही है या तीन वर्गों की जो सिद्धांत दिया है बहुत गलत है। यह जाति व्यवस्था और जो शोषण और ऊंच नीच वाली जो स्थिति समाज में चलती है उनको बढ़ाने वाला है, तो कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो ये कमेंट किया है अंबेडकर जी ने। ये महत्वपूर्ण है जानना। अब अगला देखिए, अगला एक कमेंट और ही आप देख लीजिए। सेबाइन, सेबाइन एक पॉलिटिकल थिंकर या स्कॉलर है। ये क्या कहते हैं, इनके न्याय व्यवस्था पर क्या कमेंट करते हैं कि सेबाइन ने प्लेटो की वर्ग व्यवस्था को वर्ग व्यवस्था को प्राचीन भारत की जाति व्यवस्था या वर्ग व्यवस्था जैसा बताया। आप कर रहे होंगे कि सर इस तरह की चीजें आप क्यों लिखवा रहे हो या क्यों बता रहे हो। तो देखिए, अगर आप राजनीति पढ़ रहे हैं ना तो एग्जाम में इन इस तरीके की दो चीजें पूछी जाती है कि आ, किस थिंकर ने या किस स्कॉलर ने, है ना, या किस बुद्धिजीवी ने प्लेटो की दार्शनिक व्यवस्था को भारत की राजनीतिक व्यवस्था जैसा बताया है। तो ये कमेंट एक्सपर्ट के पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत सारे सोर्सेस से इन स्टेटमेंट को निकाल कर आपके लिए बकायदे उन्होंने न्याय पे बात की गई है। तो न्याय वाले हिस्से में आपको दिया जा रहा है। समग्र आपकी तैयारी है कि आपको भटकना ना पड़े भैया। एक कोर्स आप पढ़िए, यहीं से आप सारी चीजें देखिए, इंपॉर्टेंट चीजें नोट कीजिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए, इसके बाद में सिनॉप्सिस बनाइए। हमारा मटेरियल आपको दिया जा रहा है, यहीं से पढ़िए और अपनी पुख्ता तैयारी करिए। आपको बहुत सारा भटकने की जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है। अब आप आगे चलते हैं ना, आगे चलिए। अगला टॉपिक हम देखते हैं। अब आप रख लिए आदर्श राज्य, फट सब हेडिंग डालिए। हम आगे चलते हैं अगले बिंदु की ओर आगे बढ़ते हैं, प्लेटो का आदर्श राज्य। देखते हैं प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है। आदर्श राज्य मतलब आइडियल स्टेट। आइडियल स्टेट की क्या धारणा है प्लेटो की, अब इसको समझते हैं हम जल्दी से और समझने की कोशिश करते हैं, इसकी महत्वपूर्ण चीजों को जानते हैं, है ना। तो जो आदर्श राज्य है प्लेटो का, इनमें किसका शासन होगा, इसमें दार्शनिक राजा का शासक होगा, है। दार्शनिक राजा, जो प्लेटो रिपब्लिक में बताते हैं आइडियल स्टेट में राजा क्या होना चाहिए, है ना, दार्शनिक राजा होगा। और इसमें क्या होगा, जो तीन वर्ण है, तीनों वर्ग उनने बताया है, तीनों वर्ग ईमानदारी से कार्य करेंगे, है ना। प्लेटो के आदर्श राज्य में तीनों वर्ग ईमानदारी से कार्य करेंगे। वर्ग में आपको जस्ट बता चुका हूँ, है ना। और जो आदर्श राज्य है, आदर्श राज्य में न्याय प्राप्ति का आदर्श राज्य में न्याय प्राप्ति का क्या साधन है, दो साधन है ना। न्याय प्राप्ति का साधन, न्याय प्राप्ति के साधन, है ना। न्याय प्राप्ति के साधन दो साधन है ना। दो साधन है। क्या, पहला साधन है न्याय और दूसरा सॉरी, न्याय प्राप्ति के दो साधन है। तो पहला साधन है शिक्षा, है ना। और दूसरा साधन क्या है, साम्यवाद। ये पूछा जाता है कि भैया देखो, प्लेटो जो है उनकी न्याय प्राप्ति के कौन से दो साधन है। तो पहला साधन है आपके अ, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्चुअली आपसे, या पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में कि प्लेटो के आदर्श राज्य रिपब्लिक में, प्लेटो के आदर्श राज्य में जो न्याय सिद्धांत है उसके क्या दो साधन है, बताइए। तो आप बताएंगे एक शिक्षा है और दूसरा साधन जो है वो साधन है हमारा साम्यवाद, है ना। अब भाई देखो, शिक्षा क्या है, शिक्षा को आप समझे तो शिक्षा क्या है, ये सकारात्मक साधन है। शिक्षा सकारात्मक साधन है। ये अंदरूनी आंखें खोलता है, अंदरूनी आंखें खोलता है। अब ये अंदरूनी आंखें कैसे खुलती है शिक्षा, मतलब जब पढ़ते हो, शिक्षा लेते हो, तो आपका जो अंधकार है, अज्ञान है, वो दूर होता है। तो शिक्षा एक सकारात्मक साधन हो गया। काहे का सकारात्मक साधन हो गया शिक्षा, आपके आत्मज्ञान को जगाने का या कमियों को दूर करने का, है ना। और जो दूसरा साधन है साम्यवाद, साम्यवाद क्या होता है, साम्यवाद नकारात्मक साधन है।
मतलब साम्यवाद मतलब भौतिक, जो भी संपत्ति है, समृद्धि है, वो सब राज्य की होगी, है ना। राज्य के हिसाब से कम काम होगा, तो ये भौतिक शासन एक तरीके से हो गया साम्यवाद, है ना। और इनको और प्लेटो एक अपनी भाषा में बोलते हैं, मानसिक रोगों का इलाज क्या है? मानसिक रोगों का इलाज है शिक्षा। मानसिक मानसिक रोगों का इलाज क्या है? शिक्षा, है ना। और भौतिक रोगों का निदान, इसको कहते हैं भौतिक रोगों का निदान क्या है? भौतिक रोगों का निदान हो गया साम्यवाद, है ना। ये अब हमने पढ़ लिया। अब अगली हेडिंग की तरफ हम बढ़ते हैं, अगला बिंदु का देखते हैं। तो अगली हेडिंग आप डालेंगे, अगली हेडिंग अगले सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं प्लेटो के। प्लेटो का ऑर्गेनिक स्टेट, प्लेटो के स्टेट को क्या कहा जाता है? प्लेटो के स्टेट को कहा जाता है, प्लेटो के स्टेट को कहा जाता है ऑर्गेनिक स्टेट। ऑर्गेनिक स्टेट, ऑर्गेनिक स्टेट मतलब होता है सावयवी राज्य। प्लेटो इसको लेकर क्या कहा प्लेटो का? पूछा जाता है प्लेटो का ऑर्गेनिक है सावयवी स्टेट क्या है? तो देखो, इसका विकास हुआ, इसका विकास प्लेटो कहते हैं कि ऑर्गेनिक स्टेट का सिद्धांत, आप इसको पहले तो नाम आप दे दीजिए कि प्लेटो के ऑर्गेनिक स्टेट का सिद्धांत क्या है। प्लेटो के राज्य के ऑर्गेनिक स्टेट का सिद्धांत ये है कि प्लेटो राज्य को लेकर कहते कि देखिए भैया, राज्य जो है उसका निर्माण नहीं हुआ है ना। राज्य को किसी ने बनाया नहीं है, राज्य का विकास हुआ है, मतलब राज्य का निर्माण नहीं किया, राज्य का निर्माण नहीं, जो राज्य है विकास का परिणाम है। प्लेटो कहते हैं कि राज्य का निर्माण नहीं हुआ, राज्य किसका परिणाम है? विकास का परिणाम। तो प्लेटो एक कहीं ना कहीं स्टेटमेंट भी प्लेटो का पूछा जाता है ना, कि राज्य का निर्माण नहीं हुआ है, राज्य का क्या हुआ है? विकास हुआ है। किसने कहा? तो ये क्या कहते हैं प्लेटो की, जो राज्य है, राज्य विकास का परिणाम है। मतलब किसी ने बनाया नहीं है राज्य को, धीरे धीरे होते हुए राज्य बना। क्या राज्य क्या है? विकास का परिणाम है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको नोट कर लीजिए कि राज्य किसका परिणाम है? विकास का परिणाम है ना। राज्य, एक और कमेंट कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। ये हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक जो स्टेट, प्लेटो का स्टेट कैसा है? तो आप कहेंगे ऑर्गेनिक स्टेट है, सावयवी राज्य या आंगिक राज्य इसको कहा जाता है, आंगिक राज्य, है ना। प्लेटो का आंगिक राज्य है, मतलब कि राज्य का किसी ने निर्माण नहीं किया है, राज्य विकास का परिणाम होते गए, जैसे अपने आप राज्य बन गया है, धीरे धीरे विकास हुआ है, किसी ने ऐसा सोच समझ के राज्य को बनाया नहीं है ना। राज्य व्यक्ति का ही वृहद रूप है, राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, सीधे सीधे एग्जाम में पूछी जाती है कि प्लेटो ने क्या कहा है कि राज्य व्यक्ति का ही वृहद रूप, मतलब व्यक्ति और व्यक्ति से बना समूह और बहुत बड़े समूह का क्या रूप है? राज्य। तो इसका ये मतलब हुआ कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, मतलब एक व्यक्ति से मिलकर बहुत सारे व्यक्तियों का समूह बना, और बहुत सारे व्यक्तियों के समूह से क्या बना? राज्य बना। तो यही वह स्टेटमेंट है कि राज्य जो है व्यक्ति का वृहद रूप है ना। और आंगिक राज्य के सिद्धांत में क्या ले सकते हैं हमने? जो हमारे जो कहेंगे, जो हेडिंग हमने ली है ऑर्गेनिक या सावयवी राज्य या आंगिक राज्य पढ़ रहे हैं, तो इसके अंतर्गत हमने कुछ महत्वपूर्ण ये लाइनों को या स्टेटमेंट को समझा है कि राज्य विकास का परिणाम है। इनको नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी जाती है कि किसने कहा है कि प्लेटो ने राज्य को किसका परिणाम बताया? विकास का परिणाम बताया। ये किसकी लाइन है या किसका कथन है? प्लेटो का या अरस्तु का? तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये स्पष्ट रखिएगा अपने दिमाग में, है ना। ये तो राज्य के निर्माण को लेकर बहुत अच्छी बात कहते हैं कि राज्य का निर्माण, है ना, ओक या शहतूत के वृक्षों से नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले व्यक्तियों से होता है।
क्या कहते हैं प्लेटो? प्लेटो कहते हैं भैया देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि राज्य का जो निर्माण है और क्या शहतूत के वृक्षों से नहीं होता, बल्कि उसमें रहने वाले व्यक्तियों से होता है। मतलब प्लेटो के राज्य के संबंध में जब विचार देते हैं तो प्लेटो कहते हैं राज्य निर्माण जो राज्य में चीजें हैं, पेड़ पौधे जंगल पशु या पशु पक्षियों से नहीं होता भैया। राज्य एक्चुअल में बनता है वहां के जो व्यक्ति है ना। तो राज्य का निर्माण शौक के शहतूत के वृक्षों से नहीं हुआ है, बल्कि जो राज्य में लोग है ना, लोगों से मिलकर हुआ है। इसीलिए प्लेटो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का वृहत रूप है, विकास का परिणाम। तो ये स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि राज्य का निर्माण वहां के राज्य में रहने वाले व्यक्तियों से होता है ना, व्यक्तियों से होता है और व्यक्तियों के चरित्र से होता है, व्यक्तियों से होता है और उनके चरित्र से होता है राज्य को लेकर प्लेटो ने यह विचार किया। अब चलिए आगे अगली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं हम। प्लेटो लोकतंत्र के आलोचक थे, तो हेडिंग डालिए लोकतंत्र की आलोचना। मैं आपको बहुत स्टेप वाइज स्टेज और हर टॉपिक को लेकर जो जो संभावित प्रश्न पूछे जाते हैं उनके हिसाब से आपको सारे कॉन्सेप्ट बताते हुए और एक सीक्वेंस से सारी चीजें एक जगह पर उपलब्ध कराता हूँ। अब लोकतंत्र की आलोचना। लोकतंत्र की आलोचना। आपको पता है कि प्लेटो लोकतंत्र के बहुत बड़े आलोचक थे, और प्लेटो किसकी बात करते हैं तो प्लेटो दार्शनिक राजा और आदर्श राज्य की बात करते हैं ना। तो इसीलिए प्लेटो क्या करते हैं कि लोकतंत्र की आलोचना करते हैं ना। इन्होंने जो यूनानी राज्य थे वहां पहले लोकतंत्र पाया जाता था, जब इनका जन्म हुआ था मैंने बताया था, तो इन्होंने यूनानी राज्यों के जो लोकतंत्र थे ना, जब ये जन्म हुआ था तब भी लोकतंत्र था। इनके जीवन में इन्होंने दो सरकारों को भी देखा था, है ना। यूनानी राज्यों के जो लोकतंत्र था, लोकतंत्र की आलोचना, है ना, आलोचना की। और यूनानी राज्यों को यूनानी राज्यों को सुअरों की नगरी कहा। क्या कहा? सुअरों की नगरी, लोकतंत्र होने के कारण यूनानी राज्यों को सुअरों की नगरी कहा, है ना। प्लेटो जो लोकतंत्र है उसको भ्रष्ट, अनाड़ियों, अनाड़ियों, है ना, और असक्षम असक्षम लोगों का शासन कहा जाता है। प्लेटो जो है लोकतंत्र की बहुत आलोचना करता है, लोकतंत्र को बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। इसके वो भ्रष्ट, अनाड़ी, असक्षम जो लोग हैं, असक्षम लोग हैं, इन सबका शासन कहता है ना, कि अनाड़ी, अक्षमता वाले इन सब लोगों का शासन, असक्षम लोगों का शासन। कहते हैं प्लेटो आगे की जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र शासन का सबसे खराब रूप है। लोकतंत्र शासन का सबसे खराब रूप है, और लोकतंत्र की बहुत आलोचना करते हैं, इसको भीड़ तंत्र कहते हैं, सुअरों की नगरी कहते हैं। कहते हैं कि भैया ये एक ऐसा रूप है जो कुछ न, असक्षम लोग हैं, अनाड़ियों से भरा हुआ है, यहाँ भ्रष्टाचार बहुत होता है, शासन के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। इसलिए प्लेटो लोकतंत्र की आलोचना करते हैं, और इन सब तरह की बातों में लोकतंत्र को लेकर कही है। अगली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं हम। और अगली हेडिंग सबसे जो महत्वपूर्ण है, प्लेटो की शिक्षा और साम्यवाद, है ना। अगली हेडिंग हमारी है प्लेटो की शिक्षा और साम्यवाद को लेकर प्लेटो ने क्या क्या है। तो आज के पहले पार्ट में केवल हम इसकी आलोचना, लोकतंत्र की आलोचना तक को पढ़ते हैं, और बाकी का जो भाग है या आगे का जो हिस्सा है इसको हम कहीं ना कहीं दूसरे लेक्चर में पूरा करेंगे। बने रहिए आप क्लास के साथ, और बहुत अच्छे से समझ के दूसरे पार्ट में, पार्ट 1 यहाँ हमारा पूरा होता है, और इसके बाद का जो पार्ट 2 है इसमें हम लोकतंत्र की आलोचना के बाद में प्लेटो की जो शिक्षा, साम्यवाद के विचार है, शिक्षा के जो 3 चरण है ना, किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए, और भी जो बहुत सारे विचारक हैं इन्होंने प्लेटो को लेकर क्या कहा है, किस तरह के विचार है और किस तरह की बातें कही है ना, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आदर्श राज्य को लेकर प्लेटो के क्या विचार है, और इसके बाद में कैसे वो लोकतंत्र की आलोचना करते हैं, और उनकी प्लेटो की किसने आलोचना की है,
इन सब की बात करेंगे। इसी के साथ वीडियो को यहीं विराम करते हैं। बने रहिए मेरा क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।